जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूँ वाईफाई कुछ गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस अध्याय में हम लोग जो है ना, इस सीरीज़ में हम लोग टेस्ट 12 का अध्ययन करेंगे। तो इसके विषय में जो टेस्ट 12 जो है टेस्ट 11 करके दिया गया है इसका डिस्कशन, लेकिन वो टेस्ट 12 का ही है, तो इसका हम लोग कंटिन्यू अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इतने सारे एग्जाम है ना, ऑल इंडिया के जितने भी टेट का एग्जाम है जिसमें बाल विकास और ईवीएस सेक्शन सब में कॉमन है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। चाहे आप सी टेट दें, स्टेट दें, बीएसएसटी दें, अन्य जितने भी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। और जितने इसमें प्रश्न पत्र को जो समाहित किया गया है वो ऑल इंडिया लेवल पर जितने सारे टेट के एग्जाम हुए हैं उन सब प्रश्न पत्रों का यह हल संग्रह है। निश्चित रूप से आप जब इसका अधिक से अधिक बार अभ्यास करके जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन जब आप एग्जाम हॉल में देखेंगे तो ये जो है आपके कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और आप 100% श्योर होकर के उसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि जो डिस्कशन कराया जा रहा है उसमें निश्चित उसकी व्याख्या दी जा रही है। इसलिए आप अधिक से अधिक इसका अभ्यास करिए, खूब अभ्यास करिए। हाँ, जो इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हम आपको यही कहेंगे, जो भी देख रहे हैं ना, शुरू 1 से लेकर के 11 टेस्ट तक आप देखिए। एक बार नहीं, जब भी आपको टाइम मिले 10 से 20 मिनट का है, 2K का स्पीड लगा लीजिए। दूसरी बार उसको लगातार अभ्यास करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट कर रही है। जब क्वेश्चन रिपीट करते हैं तो उस तरीके से अगर आपका अभ्यास है तो आपका लगभग कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है। चलिए अध्ययन करते हैं। एक शिक्षक की नियुक्ति सुदूर गांव में की जाती है जहां पर ग्रामवासी अशिक्षित हैं तथा विद्यालय, भवन, पेयजल का भी अभाव है। तो गांव में कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अब देखिए यहाँ पे है, आप सबके साथ भी ऐसा कंडीशन आएगा जब आप नियुक्त होइएगा। तो इस तरह की अगर कंडीशन आता है तो क्या करिएगा? विद्यालय भवन का अभाव है कि शिक्षित माता पिता है। सबसे बड़ी बाधा इसमें क्या है? विद्यालय भवन का अभाव होना, कि अशिक्षित माता पिता होना, कि समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव होना, पेयजल सुविधा का अभाव। इसमें मुख्य रूप से ये सभी जो है ये सभी आंशिक है सत्य, लेकिन पूर्णतः जो सत्य है तो ये समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव होना। देखिए, सबसे पहले एक जो शिक्षक होते हैं उनको खुद ही इंटरनली काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहना चाहिए, उनको प्रेरित होना चाहिए। और साथ में आसपास के जो भी गांव वाले हैं या जो भी स्कूल में चाहे अभिभावकगण हैं, जो भी आ रहे हैं उसको भी वो मोटिवेट करो कि आज के समय में शिक्षा कितनी आवश्यक है। तभी जाकर के जो भी समस्या है उसका बातचीत करने से समाधान निकलता है। इसलिए होगा समस्या का समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव। इस कारण से ऐसा हो सकता है। कोलनबर्ग के अनुसार गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोलबर्ग साहब थे, वो मनोवैज्ञानिक हुए थे। उनका क्या कहना था कि नैतिक दुविधा होना चाहिए, कि सहयोग की नैतिकता, की नैतिक तर्कना, की नैतिक यथार्थवाद। यहाँ होता है नैतिक तर्कना। देखिए, शब्द कुछ भारी भरकम आते हैं तो शब्द के अर्थ को और भाव को आपको समझना है। नैतिक तर्कना मतलब उत्तर जो होता है ना, नैतिक होना चाहिए। नैतिक मतलब सही होना चाहिए एक तरीके से, मतलब उत्तर परंपरागत स्तर पर होना चाहिए। ट्रेडिशनली जो इस तरह से चलते आ रहे हैं उस तरह के उत्तर होने चाहिए और सभ्य होने चाहिए। तो इसमें होगा क्या? नैतिक तर्कना हो जाएगा। अगला देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश। व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है क्या? व्यापक मूल्यांकन क्या इंगित करता है? देखिए, इसमें है सतत मतलब क्या होता है? नियमित चलने वाली प्रक्रिया, लगातार जो प्रक्रिया चलती है। और व्यापक मूल्यांकन है, इसमें व्यापक मूल्यांकन का मतलब क्या होता है कि लगातार जो टेस्ट वगैरह सबका जो आयोजन किया जाता है, आप जो पढ़ाए हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड लगातार टेस्ट ले रहे हैं और निरंतर लेते हैं, यही हुआ सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसी के अंतर्गत वाक्यांश में व्यापक मूल्यांकन क्या इंगित करता है? समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करता है, सभी विषयों का मूल्यांकन करता है। संज्ञात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र एवं मनोत्यागात्मक क्षेत्र। बिल्कुल सही है, संज्ञात्मक क्षेत्र करता है, भावनात्मक और मनोत्यागात्मक, इन तीनों क्षेत्रों का जो है ना वह उसमें मूल्यांकन किया जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग, संज्ञात्मक मतलब किसी भी जितने भी है सबके बातों को, सबके प्रश्नों को समान महत्व दिया जाता है, उसकी भावनाओं को समझा जाता है। उसके बाद उसके मन के विचार आखिर में उस विषय में क्या बोल रहे हैं, यही वह व्यापक मूल्यांकन, बड़े स्तर पर मूल्यांकन का अर्थ यही होता है। विद्यार्थी द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल की कक्षा में किया जाता है। यह उदाहरण किसका है? अगर कुछ गणित में सीखा है, जब उसका इस्तेमाल भूगोल की कक्षा में उसके सब्जेक्ट में करता है तो यह किसे कहा? इसको क्या कहेंगे? सकारात्मक अंतरण को, मतलब पॉजिटिव इंटरनली अगर कुछ प्रेरणा आया है उसका इस्तेमाल किया, कि नकारात्मक तो नहीं है, शून्य नहीं है, सकारात्मक अंतरण है। अगर ऐसा कुछ करता है तो उसको सकारात्मक अंतरण कहते हैं। मतलब पहले का जो नॉलेज है ना, पहले के नॉलेज का इस्तेमाल, जहाँ भी उसको नॉलेज मिला उसका इस्तेमाल जब वह कुछ चीज़ नया पढ़ रहा होता है, जब उसमें कर रहा है ना, तो उसी को कहा जाता है सकारात्मक अंतरण। किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? किशोर के संदर्भ में उसका जो होता है ना, मुख्य रूप से चिंतन की मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना, कि बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि होता है, और कि संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, कि पढ़ाई के प्रति लापरवाही, ये सब आंशिक हल्का सही है, पूर्णतः सही नहीं है। आपको ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद तार्किक रूप से उसका उत्तर देना है। कोई भी प्रश्न रहे उसको अपने आप वहाँ पर रख करके फिर सोचिए, आपका आंसर निकल जाएगा। बुद्धि लब्धांक जरूरी नहीं है कि तेज होगा, काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में उसका प्रदर्शन अच्छा होगा। और चिंतन की मूर्त क्रियाओं पर ये होता है, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। उसमें संवेगात्मक जो स्थिति है ना वह काफ़ी बढ़ जाती है, जैसे उसको गुस्सा आना, लगातार कोई से कोई निर्णय ले लेना, इस तरह की जो संवेगात्मक स्थिति होती है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए, किशोर के संदर्भ में संवेग के साथ में आवेगात्मक, कोई भी चीज़, कुछ आवेग, दोनों की प्रबलता काफ़ी बढ़ती है। तो हम सबके जो होता है ना संवेगात्मक में कुछ ना कुछ वृद्धि होती है, सब में ऐसा होता है। लेकिन किशोरावस्था में यह व्यवहार स्पष्ट रूप से दिखता है। जैसे जैसे एज बढ़ता है ना तो इस व्यवहार में कमी आती है या आता है, लेकिन हम लोग उसको एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसे किशोरावस्था की
अवस्था रहती है ना, उस समय यह चीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। यह एक बाल वैज्ञानिक बीएन झा साहब थे, उनका यह कथन है। उसके व्यक्तित्व विकास में डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। व्यक्तित्व विकास मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है? अनुवांशिक और वातावरण का मिश्रण, बिल्कुल यह करेक्ट है। फिर देखते हैं, परीक्षाओं की संख्या जरूरी नहीं है, अनुवांशिकता यह भी एक जरूरी नहीं है, वातावरण दोनों जरूरी है। अनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण, देखिए कहा जाता है कोई व्यक्तित्व का विकास में अनुवांशिकता एक तरह से जेनेटिकली जो होता है ना, जेनेटिकली इफेक्ट हुआ पड़ता है, मानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वातावरण का। वातावरण के अनुसार से उसका पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छा खासा डेवलप करता है। इसीलिए कहा भी गया कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ में रहिए, अच्छा बातचीत करिए, अच्छा अपना खान पान रखिए, अच्छा अपना व्यवहार रखिए। तो इस तरीके से क्या एक मजबूत व्यक्तित्व, एक मजबूत पर्सनैलिटी का निर्माण होता है। अनुवांशिकता एक फैक्टर है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर वातावरण, उसको वातावरण मिलना है। तो अगला प्रश्नों को देखते हैं। शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या है? टीचर की जो है सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या होता है? कठोर अनुशासन बनाए रखना जरूरी नहीं है, विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगमन शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध करना बिल्कुल लग रहा है। पाठ योजना तैयार करके उसके अनुसार पढ़ना सही है, मतलब आंशिक रूप से। यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन का आंशिक है। देखो, विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगमन शैलियों के अनुसार उनके सीखने के मौके उपलब्ध कराना। देखिए, कोई स्टूडेंट होता है जिसको साइंस अच्छा लगता है, किसी को जो होता है जो सोशल साइंस में होता है, किसी को म्यूजिकल एक्टिविटी, किसी को फिजिकल एक्टिविटी, इस सब में जो होता है उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। सब स्टूडेंट के इंटरेस्ट जो होते हैं अलग अलग होते हैं, इसलिए उसके जो अधिगमन शैली विभिन्न प्रकार के हैं, उसके अनुसार से इस तरह का वातावरण तैयार किया जाए कि उसको सीखने का मौका उपलब्ध कराया जाए। तो आप लगातार क्रियाकलाप के माध्यम से हो, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप आयोजित करिए, चाहे वाद विवाद को, जिस तरह की, ताकि जो है उसका लगातार जो है उस शैली का लगातार विकास होते रहे। ठीक है। इसी के साथ जो है ना, आप सबों के लिए बीएसएससी जो है खास करके, और जो 100 प्लस मैथ और रीजनिंग का टेस्ट 3 चलाया जा रहा है। तो जो आपका जितने भी, चाहे बीएसएससी हो या एसटेट हो या सीटेट हो या साथ में बीपीएससी टियर 3 और 4 के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप लोग निश्चित रूप से उसका अभ्यास करें जो प्लेलिस्ट में है। तो वो जितने सारे प्रश्न ऑल इंडिया मतलब बिहार में जितने सारे एग्जाम हुए ना, उस सारे प्रश्नों का वो हल संकलन है। तो इस तरीके से अगर आप उसको तैयार कर लेते हैं, तो गणित और रीजनिंग में आपके प्रश्न कहीं भी नहीं रुकेंगे। और याद रखिए, सफलता के लिए आपको ऐसे इस तरीके से जीएस और ये सभी आपको सफलता दिला देगी, लेकिन मेरिट डिसाइड गणित और रीजनिंग करता है। इसलिए उसको बहुत ज़्यादा अध्ययन करिए, बहुत ज़्यादा लगातार अभ्यास करिए। याद रखिए, जब तक आप तब तक अभ्यास करिए ना, जब तक आप सवाल को सिद्ध अपने से नहीं कर ले, तब तक लगातार अभ्यास करते रहिए। हाँ, इसके बाद आप प्लेलिस्ट में इसका पीडीएफ उपलब्ध रहेगा, वहाँ पे जाकर के उसका एक बार आप प्लेलिस्ट से अभ्यास कर लीजिए। अगर वहाँ आपको लगभग, जैसे मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन है, लगभग 20 क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कि आपका 15-16 सही हो रहा है, तो फिर आपको दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं, 2 के स्पीड में लगा करके देख लीजिए। अगर उससे कम हो रहा है तो फिर से आप देखिए, उसको समझिए। और जब भी मौका मिले लगातार वीडियो को, जहाँ भी रहें, चाहे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या किसी ऐसा कंडीशन है जहाँ आप पढ़ नहीं सकते, तो वहाँ अपना हेडफोन लगा करके इसको सुनते रहिए, तो काफ़ी ज़्यादा ये आपको हेल्पफुल होगा। उसके आगे देखते हैं। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करती है, बल्कि उसे आगे बढ़ाते भी है। यह विचार डैश द्वारा रखा गया है। यह किन का कथन है? यह मुख्य रूप से जो कथन है ना, याद रखेगा, यह जीन पियाजे साहब का यह कथन है। इन्होंने भाषा विकास के संदर्भ में इस कथन को दिए हैं। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? प्रभावी अनुशासन बनाने के लिए शिक्षक को चाहिए क्या चाहिए? विद्यार्थी जो करना चाहते हैं करने में, कि विद्यार्थियों में कड़ाई से व्यवहार करें, कि विद्यार्थियों को कुछ समस्याएं हल करने के लिए दे दें। देखिए, यह विद्यार्थी जो जैसे विद्यार्थी चाहता है उसको फ्री नहीं उतना छोड़ना है, और विद्यार्थियों कड़ाई से व्यवहार, ज़्यादा डिसिप्लिन भी नहीं दिखाना है, क्योंकि कहा गौतम बुद्ध कहे हैं कि बिना के तार को इतना मत कस दो कि वह टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ दो कि उससे आवाज़ ही नहीं निकले। इसलिए आपका मध्यम मार्ग होना चाहिए। अब यहाँ तक कि हमारा संविधान भी जो होता है आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसी तरीके से आपका व्यवहार भी उसी अनुसार संवैधानिक तरीके का होना चाहिए। विद्यार्थियों को कुछ समस्या हल करना, बिल्कुल विद्यार्थी को कुछ समस्या आप हल करने के लिए दे दें, तो इससे क्या हो, कुछ समस्या या कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट क्रियाकलाप हल करने के लिए दे दें, ताकि उसमें प्रभावी रूप जो पढ़ाएं उसी को कहिए, उसको आंसर लिखिए, या उस तरह से आप समझा दीजिए कहाँ इसका इंपॉर्टेंस बता दीजिए, कितना अधिक इंपॉर्टेंस है, तो वह लगातार उसका अभ्यास करें। तो इस तरह की आप देकर के इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। सामान्य विद्यार्थियों के साथ यदि आपको एक नेत्र बाधित विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर प्राप्त होता है, तो आप उससे कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? मतलब कोई नेत्र बाधित है, मतलब फिजिकली डिसऑर्डर है, तो आप किस प्रकार से आपका व्यवहार रहेगा? तो उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि इससे ध्यान नहीं देंगे ये गलत है। कक्षा में उसके साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करेंगे, आंशिक रूप से सही है। उसके बाद आप सोचेंगे कि अंधापन उसकी नियति ही थी, ऐसा कुछ नहीं है। नियति मतलब भाग्य, आदमी अपना भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। गौतम ये विवेकानंद साहब का ये कथन है। तो इसलिए वह नियति उति कुछ कोई नहीं होता है, आदमी कर्म से अपनी नियति को बदल लेता है। तो यह भी गलत है। आगे वाली पंक्ति में उसके बैठने की व्यवस्था करेंगे और सुविधा के अनुसार गति से उनको पढ़ाएंगे, ये बिल्कुल सही है। अगर इस प्रकार के कुछ डिसऑर्डर रहते हैं उसको आगे वाली पंक्ति में आप बैठाइए, लेकिन एक ही कक्षा में बैठाना, आगे वाली कुछ फैसिलिटी आप दे दीजिए, और जो गति है ना उस तरीके से पढ़ाइए, मतलब मीडियम स्पीड करके, ताकि उसमें जो सामान्य बच्चे हैं और जो इस तरह के समस्या, दोनों को किसी प्रकार की कठिनाई ना आ जाए, और इसका समाधान आप कर सकते हैं। विकास पर अनुवांशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण निम्नलिखित में से
किसके द्वारा होता है? विकास पर जो अनुवांशिकता, अनुवांशिकता मतलब जो जेनेटिकली हुआ है, तो उसका सबसे अच्छा वर्णन किसके द्वारा होता है? अनुवांशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित करेगा। ज़रूरी नहीं है कि कोई कितना, अनुवांशिकता ही ऐसा निर्धारित करती है। मान लीजिए आईएएस का, अगर कोई आईएएस है, उसका जो संतान होगा वह आईएएस ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना? एक क्रिकेटर का ज़रूरी नहीं है कि उसका संतान क्रिकेटर ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। अनुवांशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित, अनुवांशिकता निर्धारित किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। हाँ, कितना विकसित किया जा सकता है यह निर्धारित करता है अनुवांशिकता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेकिन हम फिर कहते हैं कि ये सबसे भी ज़्यादा असर पड़ता है कहीं ना कहीं वातावरण का। वातावरण इससे ज़्यादा मतलब जो विकास प्रक्रिया है उसमें ज़्यादा वातावरण का असर पड़ता है। अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव के लिए दिया गया रिवॉर्ड होना चाहिए। अगर मतलब कोई अच्छा काम कर रहा है उसके लिए जो आप रिवॉर्ड देते हैं वो रिवॉर्ड कब देना चाहिए? उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद, कि उत्तर प्राप्त होने के ठीक पहले तो नहीं, उत्तर देने के साथ साथ उसी क्षण पहले अपने भाव को व्यक्त करने दो। उत्तर देने के बाद पर्याप्त विलंब के पर नहीं, उत्तर देने के बाद अगर तुरंत अगर कोई लड़का अच्छा करता है तो चाहे रिवॉर्ड के रूप में, ऐसा जरूरी नहीं कि आप उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दें, नहीं, आप रिवॉर्ड के अनुसार से आप उसको शाबाशी अपने से या उसको मोटिवेटेड कुछ इस तरीके से बात कर सकते हैं, तो वह भी रिवॉर्ड के अंतर्गत आता है। या अगर आप कुछ जैसे मान लीजिए पेन गिफ्ट कर देते हैं, या मान लीजिए कि आप एक छोटा सा नोटबुक दे देते हैं, तो इस तरीके से अगर उत्तर देते हैं तो उसमें मोटिवेशन की भावना आती है। तो वही भावना जो है उसको पढ़ने के लिए लगातार प्रेरित करता है, कुछ अच्छा करने के लिए लगातार प्रेरित करता है। नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र प्रदर्शित करता है क्या? नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र क्या प्रदर्शित करता है? तो यहाँ जो है इसका ऑप्शन है अधिगमन में निर्धारण की, या उसके अधिगमन का निर्धारण को यह मुख्य रूप से दिखाता है। अधिगमन का निर्धारण तो नहीं होगा, अधिगमन के लिए निर्धारण करता है। नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र अधिगमन का में नहीं, अधिगमन के लिए निर्धारण करता है। यानी विद्यार्थियों में अधिगमन को बढ़ाने के लिए शिक्षक जो शिक्षण जो होता है ना, शिक्षण को मार्गदर्शन देने के लिए किया जाता है। शिक्षण किया जाता है कि अधिगमन लगातार उसमें रुचि बढ़े, अपनी बातों को लगातार रखें। अधिगमन मतलब एक जगह से दूसरी जगह लगातार बात विचार व्यवहार करें, इसका निर्धारण होता है। नया प्रगतिशील लगातार प्रगतिशील करता है। तो जो शिक्षण होता है ना, वह मार्गदर्शन इसी चीज़ के लिए यह देता है अपनी शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा। और इसी के साथ ही जो है आपका बीएसएससी टियर 3 और 4 जो लगातार आगामी वैकेंसी है वह आ रही है, तो आप लोग अभी से ही उसकी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए प्लेलिस्ट में 100+ टेस्ट 3 चलाया जा रहा है, तो आप लोग उससे जुड़ें और उसका खूब अभ्यास करें। वो सारे प्रश्न जो है पूछे गए प्रश्नों का हल संग्रह है, लगातार उसका अभ्यास कर लेते हैं। तो आपको जैसे ही आप इसमें BSSTET निकाल लेते हैं या सीटेट एस्टेट आप क्लियर कर लेते हैं, आपका तो लगा फिर तो तुरंत मौका मिल ही जाएगा आपको देने के लिए। तो आप तुरंत जैसे BPSC एग्जाम में बैठता है तो एकदम आसानी से क्लियर हो जाता है। तो आप सबके पास एक सुनहरा सा मौका है, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है बतौर शिक्षक के रूप में अपने करियर को शुरुआत करने का। इसलिए आप लोग लगातार लगे रहिए, लगातार अध्ययन करिए, बस अभ्यास ही आपको सफलता दिला सकती है। आप फाउंडेशन कहाँ पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, कब पढ़े हैं, वो सब चीज़ चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आपका बेस क्लियर है। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो लगातार अगर प्रश्नों का अभ्यास करें, यही सारे प्रश्न आएंगे। आपका कंसेप्ट सिर्फ क्लियर रहना चाहिए, आपके प्रश्नों के प्रति समझ अच्छी होनी चाहिए जो कि रहेगी। तो उस तरह से अगर आप करते हैं तो लगभग आपका क्लियर हो जाएगा और आपका सिलेक्शन की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद अगला जो प्रश्न देखते हैं, 5वीं कक्षा के ऊपर विद्यार्थियों द्वारा की गई, 5वीं कक्षा से जो ऊपर होता है ना, अगर वह विद्यार्थी की गई त्रुटि अगर लगातार गलती कर रहा है, वह संकेत माना जाता है क्या? उसकी अधिगमन कुशलता में कमी है, कि उसके अधिगमन चरण में कि उसकी अधिगमन अक्षमता है, नहीं अधिगमन के प्रति उसकी अबोधता, ऐसी बात नहीं है। अधिगमन चरण में जो है ना, यह माना जाता है त्रुटि का संकेत। अब अधिगमन चरण क्या होता है? मतलब अधिक चरण होता है ना, मतलब उसका जो कम्युनिकेशन करने का जो स्टेप होता है, तो उसमें लगातार जैसे कुशलता होना, अगर किसी चीज़ को अपनी बातों को रखने में एक कुशलता आती है, उसमें कमी आ जाती है। या मान लीजिए क्षमताएं किस तरीके से काम करना है, नहीं करना, उसमें कमी आती है। या अबोधता है, मतलब उसको समझ अबोधता आ जाती है, मतलब समझ के प्रति समझ नहीं अच्छी हो पाती है। इस तरीके से अधिगमन चरण जो होता है, चरण में यह त्रुटि संकेत करता है अगर 5वीं कक्षा से ऊपर कोई गलती कर रहा है। तो विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए है, क्या निकालने के लिए है? तो इसमें यह क्या निकालता है? विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए नहीं, विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए, विद्यार्थियों में सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध, विद्यार्थियों में जो सृजनात्मक मार्ग होता है ना, जो उसमें सृजन करने की शक्ति है, उसको उपलब्ध करने के लिए। इसके साथ साथ में मान लीजिए अगर कला प्रदर्शनियाँ आप स्कूल में लगवाते हैं, या संगीत का व्यवस्था करते हैं, या नृत्य प्रस्तुत करते हैं, या इसके साथ साथ में एक कुशल वाद विवाद प्रतियोगिता आप लगा देते हैं, निबंध प्रतियोगिता करवाते हैं, या मान लीजिए कि बाल कवि सम्मेलन इस तरीके से करवाते हैं, ये सभी जो होता है ना उसके इंटरनली पर्सनैलिटी को काफ़ी ज़्यादा डेवलप करता है। और इसीलिए उसमें सृजनात्मकता, सृजन करने की संभावना, या आगे इन फ्यूचर में भी कुछ करने की उसके पास संभावनाएं कि बहुत सारे अवसर स्टार्टिंग से ही खुलने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए यह जो है सृजनात्मकता का मार्ग उपलब्ध कराता है। अगला समावेशी शिक्षा उस विद्यालयीय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। अब समावेशी का अर्थ क्या होता है? मतलब सबका विकास, पंक्ति के
अब देखिए अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर जो अगर कोई है ना, अगर उसमें भी अगर जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं उसका असर अगर पहले बच्चे पर, जो बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है उस पर भी उतना ही पढ़ना चाहिए जितना जो बच्चा अगर पढ़ने में किसी तरह की उसकी समस्याएं आ रही है तो उसको भी उतना, तब माना जाता है कि समावेशी शिक्षा की संकल्पना तब वहाँ पे जो होती है सटीक, मतलब उसको सही माना जाता है। और जो केवल बालिका शिक्षा को, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो सभी निर्योग्य बच्चों को, गलत है, जो उसके शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई एवं अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल किया जाए। बिल्कुल उस वह किस, उसका शारीरिक स्थिति क्या है, बिल्कुल वह बौद्धिक वह समझ सकता है कि नहीं, सामाजिक पृष्ठभूमि क्या मायने नहीं रखता है, भाषाई उसमें भाषा में नहीं समझ पाता है तो आप किसी ना कोई उसका समाधान दीजिए, या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रख, इस सब बात से कहीं दूर रहिए, ये सब बात को उसको प्राथमिकता में नहीं देना है। ये सब बात को जब दूर करके अगर सभी बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है तभी माना जाता है कि समावेशी शिक्षा की संकल्पना पूरी हुई। तो इस तरीके की व्यवस्था इसमें उपलब्ध कराया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है कि एकल परिवार में बाल, गलत है, एकल बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज और बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देते हैं, एक्सिमो जो है ना, बर्फीले क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही एक्सिमो कहते हैं। अपने घर इग्लू मतलब जो वह बर्फ वाली क्षेत्र में जो घर बनाते हैं ना, इग्लू कैसा होता है, दो जो होता है ना बर्फ की पट्टियों का दीवार रहता है, उसके बीच में गैप रहता है जिसमें एयर रहता है, तो वह मुख्य रूप से जहाँ, जैसे मान लीजिए कि वहाँ उसके अंदर के टेम्परेचर को बनाए रखते हैं। इसका मुख्य रूप से कारण क्या होता है? कारण क्या होता है? बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। जरूरी नहीं है कि बर्फ की दीवारों में मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, यह बिल्कुल ही सही है। अगला देखते हैं, चावल को पॉलिश करने में कौन सा विटामिन नष्ट होता है? चावल में मुख्य रूप से विटामिन B1 पाया जाता है और B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न का अध्ययन करते हैं। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड एवं वह शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या जो है ना कहना चाहता है, मतलब किस पर पढ़ाना चाहता है? तो वह मुख्य रूप से पढ़ाना चाहता है किस पर, किस टॉपिक पर? आलू, ब्रेड, इस समय क्या तो विटामिन तो नहीं, प्रोटीन भी नहीं, वो सभी कार्बोहाइड्रेट टॉपिक को पढ़ाना चाहता है। पीने के पानी को रोगाणुनाशक डालने के लिए उसमें क्या किया जाता है? उसमें मुख्य रूप से क्लोरीन ब्लीच तो किया जाता है, साथ में पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन डालते हैं। उस क्लोरीन ब्लीच से जो होता है ना, वह पानी जो है पीने लायक बन जाता है। इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक, ये दोनों होते हैं ना जो अम्ल वर्षा में मौजूद होते हैं और इसी से होता है। जैसे ताजमहल का रंग जो होता है लगातार जो धीमा पड़ता जा रहा है, इसका मुख्य कारण अम्ल वर्षा है। तो अम्ल वर्षा एक प्रदूषण का संकेत करता है। निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है? अगर मान लीजिए कि लगातार 200 डेसिबल यूनिट से अगर लगातार जा रही है स्तर, तो समझिए कि ओजोन परत में छोटा सा छिद्र हो रहा है, और ओजोन परत में छिद्र होना मतलब सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को वह तब रोक नहीं पाता, पृथ्वी पर आता है, जिससे कि स्किन कैंसर की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती है। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? अब खरीफ फसल कौन सी नहीं है? तो रबी फसल के विषय में पूछ रहा है, तो रबी फसल के लिए तो कौन सी रबी फसल है? तो रबी की फसल है कौन सी है इसमें? तो गेहूं जो है रबी फसल है। तो रबी को या एगो ट्रिक याद रखिएगा, आगे जो ना सो बोया काटा, ये ऐसे है। तो रबी को आ मतलब आलू हो गया, गे मतलब गेहूं हो गया, जौ मतलब जौ हो गया, ना मतलब आपका चना हो गया, सॉरी माँ मतलब हो गया मूंगफली हो गया, ना मतलब चना हो गया, सौ मतलब सोयाबीन हो गया। इस तरीके से इसमें गेहूं है तो गेहूं बिल्कुल सही है। कुछ जानवर रात में जागते हैं और ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं, कुछ जो रात में जो जागता है वो हर चीज़ को किस रंगों में देखता है? वो हर चीज़ को काला और सफ़ेद रंगों में देखता है। इस तरीके से इस सेट को भी कंप्लीट करा दिया गया है। तो आप लोग लगातार अभ्यास करिए। अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, और साथ में आप जो चैनल के प्रति जो प्यार दिखा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह आपकी हम और हमारी टीम और साथ में वाईफाई क्विज गुरुकुल और हम अपनी पूरी टेक्निकल टीम इस चीज़ के लिए आपको फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहते हैं। इसलिए आप लोग लगातार जुड़े रहिए और लगातार खूब अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करिए, चाहे जैसे भी हो, लगातार अभ्यास करते रहिएगा तो आपके प्रश्नों के प्रति जो दुविधा है वो हट जाएगी और सिलेक्शन की संभावना लगातार बढ़ जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अंक में। धन्यवाद, जय हिंद।